you, Preeti, and morning, everybody. And today, in the fresh mood, I would like to take the session of intellectual property rights first, and then we'll discuss some of the issues of your uh, gas promotions, right? So let's start with the topic intellectual property rights. Today, I'm going to talk various issues of IPR, uh, and my aim will be to clear the fundamentals, right? Because the people are confused about various intellectual properties, various types of intellectual properties, and they intermingle. कन्फ्युजन राहतं त्यांच्या डोक्यामध्ये. तर आपण क्लिअर कट पाहू इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सचे फंडामेंटल्स काय आहे, राईट? सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विथ IPRs. See, I would like to show you some pictures over here first, and then we will go to the topic. Today, I will be discussing introduction to IPRs, various facets of IPRs, that is patent, design, trademark, geographical indications, and of course, copyright we have discussed yesterday. So I will not take copyright today, and I will be showing you the databases of intellectual property rights and the concept of biopiracy and decadal will also be discussed. And in brief, we will see uh, how patenting system works in India. देखिए, मेरा IPR के लेक्चर की शुरुआत मैं हमेशा इस स्लाइड से करती हूँ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा बैकग्राउंड में ये आ रहा है क्या? हेलो, डिस्टर्बन्स आ रहा है क्या कुछ बैकग्राउंड में? नाही मॅडम, आवाज येतोय व्यवस्थित. इथे ना ट्रक चालू आहे, कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे ना. ओके. एक नाही मॅडम, मिनिट, मी ऐकू. बरं बरं. खिडकी बंद. ओके. सो फ्रेंड्स, आप जब भी ये चित्र को देखते हो तो आपको याद आती होगी द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, राइट? और ये जो वॉर चल रहा था उस वक्त में अंध धृतराष्ट्र जी को संजय नामक व्यक्ति ने ये वॉर की लाइव कमेंट्री सुनाई थी. अगर हम इस चीज को गौर से देखें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो हम एक एजम्पशन ले सकते हैं. एक एजम्पशन इस प्रकार से होगा कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज नोन टू द पीपल एट दैट टाइम आल्सो. भले वो एजम्पशन ट्रू हो फॉल्स हो, लेकिन हम अज्यूम तो कर ही सकते हैं. देखिए, इस पर्टिकुलर युद्ध में अ, अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जैसे अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, पर्जन्यस्त्र है, राइट? Can't we compare these astras and shastras with missiles, scuds, atom bombs today? That means one more assumption is there, that uh, weapon technology was known to the people at that time also. देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे मेडिकल साइंसेस पे बहुत गर्व महसूस करते हैं. अभी घुटनों का ट्रांसप्लांटेशन आम हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है, लीवर भी ट्रांसप्लांट होता है, और अभी आप देखेंगे तो ग्रीन कॉरिडोर्स आ गए.
हार्ट भी हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया है, राइट। लेकिन लेकिन अगर हम पीछे जाए तो देखिए, दिस इज द केस ऑफ हेड ट्रांसप्लांटेशन। वो तो हमें नहीं जमा है अभी तक, राइट। दैट मीन्स वन मोर assumption is there that medical sciences at that time were more advanced than of today। ये सब कहने के पीछे की पार्श्वभूमि ये है कि God has given brain, imagination and creativity to human being। और निसर्ग, मदर नेचर जो है, उन्होंने हमको बहुत सारी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस दिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके इंसान ने क्या किया, नए नए इन्वेंशन शुरू कर दिए। लेकिन पुराने जमाने में जब आईपीआर का अस्तित्व नहीं था, तब ये इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में चले जाते थे, राइट। लेकिन अभी हमारे पास में लीगल प्लेटफॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। वी हैव द एक्ट्स एंड लॉज। तो हमारी इन्वेंशन, हमारी क्रिएटिविटी को सुरक्षित रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। पुराने जमाने जैसा नहीं कि इन्वेंट करो और उसको यूज करो पब्लिक डोमेन में। देखिए, व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हे मानवी मेंदूचं क्रिएशन आहे। मीन्स इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इट इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। अभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ये शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी है, हमारे पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन देश की प्रॉपर्टी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देखिए, हम जब भी प्रॉपर्टी ये शब्द का उच्चारण करते हैं, तब उसके साथ साथ एक शब्द आता है ओनरशिप, राइट। प्रॉपर्टी है तो उसका कोई ना कोई मालिक होगा। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब हम कहते हैं तो उसका कोई ओनर होता है और उसको पूरे पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस प्रकार इस्तेमाल करे, राइट। सो ओनरशिप राइट इज देयर। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेटेंट यानी क्या उनको पता नहीं रहता, डिजाइन यानी क्या पता नहीं रहता। तो वो ये सब चीजों को एक साथ मिला देते हैं। दिस इज जस्ट अ फिलर आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल इमेजेस। आप देख सकते हो कि ये जो है ये पेटेंट एग्जामिनर है और ये दोनों आए हैं, उनको आईपीआर के बारे में पता नहीं है और वो उनको पूछ रहे हैं, कैन आई पेटेंट माई कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क। देखिए, ये कंफ्यूज है, उनको पेटेंट भी नहीं पता है, कॉपीराइट भी नहीं पता है और ट्रेडमार्क भी नहीं पता है, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, उसके लिए अलग अलग कानून है, तो उसको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। कॉपीराइट के बारे में हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी। कॉपीराइट ये क्रिएटिविटी पे आधारित होता है, जैसे राइटिंग्स है, म्यूजिकल वर्क्स है, ड्रामेटिक वर्क्स है, ऑडियो विजुअल वर्क्स है, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफिक वर्क्स, आर्किटेक्चरल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग्स, परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियंस, एक्टर्स एंड सिंगर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, दे कम अंडर रिलेटेड राइट्स। और दूसरा पार्ट जो है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इन्वेंशंस के लिए पेटेंट मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये चार भाग जो है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में जाते हैं और ये चार पार्ट्स जो है उसके बारे में जानकारी हम आज लेंगे वन बाय वन। देखिए, ये पेटेंट या और आईपीआर से और बाकी भी कुछ फैसेट्स जुड़े हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, डोमेन नेम्स, डिजिटल कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। तो इसके बारे में भी जहाँ जहाँ उल्लेख होगा वहाँ वहाँ मैं आपको बताते जाऊंगी। देखिए, आईपी इवोल्व कैसे हुआ।
वो अगर देखना है तो प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप है, राइट है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आईपीआर बन जाता है। आपके पास में आइडिया है और आप उसको मूर्त स्वरूप में एक्सप्रेस करते हो, दैट बिकम्स द मैटर ऑफ कॉपीराइट। आपके पास में आइडिया है, उसमें इनोवेशन है, नॉवेल्टी है, और वो नया शोध बन सकता है, इन्वेंशन, दैट कैन बी द मैटर ऑफ पेटेंट। और आपके पास में आइडिया है और वो आइडिया वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी आइडेंटिटी का अलार्म देती है, सो दैट कैन बी ट्रेडमार्क। आपके पास आइडिया है, आप कुछ बनाते हो और उसको एक सुंदर सा अपीयरेंस देते हो, तो दैट कैन बी डिजाइन। और सपोज if you don't want to disclose the idea, कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक सिंगल चीज आईपीआर में अलग अलग डायरेक्शन में किस प्रकार से प्रोटेक्ट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर द attractive shape of this set can be the matter of industrial design, राइट। इसके साथ में जो एक बुकलेट आता है, दैट कैन बी कॉपीराइटेड। और एक्चुअली इसका जो फंक्शन है, जो उसमें नॉवेल्टी है, उसके लिए पेटेंट मिला है, राइट। एंड ऑफ कोर्स जिस नाम से ये बाइक सेल होती है मार्केट में, एंड दैट लोगो हैज गॉट द मार्केट वैल्यू, एंड दैट इज टीवीएस, दैट इज ट्रेडमार्क। तो इस प्रकार से एक सिंगल चीज आईपीआर में अलग अलग डायरेक्शन से सेव होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि कोका कोला, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा ट्रेडमार्क है, बहुत पॉपुलर ट्रेडमार्क है कोका कोला। लेकिन कोका कोला ने पेटेंट नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने उसको फॉर्मूला को सीक्रेट रखा हुआ है। देखिए, पेटेंट अगर आपको लेना है तो आपका इन्वेंशन आपको सरकार के पास में डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया है, इसी वजह से दैट इज द ट्रेड सीक्रेट, ओके। इसी प्रकार से यू कैन सी दिस इज प्रेशर कुकर, रोज हम घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें है। इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स जो है, दैट कैन बी पेटेंट राइट्स। इसका अट्रैक्टिव शेप, दैट कैन बी द डिजाइन, ऑफ कोर्स। इसका प्रीमियर कंपनी है, दैट कैन बी द ट्रेडमार्क। और इसके साथ में जो इंस्ट्रक्शन बुक आएगा, कैटलॉग आएगा, दैट कैन बी कॉपीराइट। See, this is trademark Nikon. Functioning of camera can be patent and attractive look can be the design. देखिए, आप अगर टेलीविजन ये शब्द से सर्च करते हो डेटाबेसेस, तो टेलीविजन के लिए आपको पेटेंट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेडमार्क्स भी रिलेटेड मिलेंगे आपको, और बहुत सारे डिजाइन भी इसमें आपको मिलेंगे, राइट। हम आगे चलते हैं। हाउ द सिस्टम इज गवर्न इन इंडिया। ये पर्टिकुलर आईपीआर का जो भी स्ट्रक्चर है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका जो टॉप मोस्ट बॉस होता है, वो सीजी नाम से कहलाता है, दैट इज कंट्रोलर जनरल। अभी पेटेंट्स एंड डिजाइन्स के ऑफिसेस इंडिया में कहाँ कहाँ हैं? कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है। ट्रेडमार्क के ऑफिसेस मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, और एक ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक ही ऑफिस इंडिया में है, जो चेन्नई में है। और कॉपीराइट का ऑफिस न्यू दिल्ली में है, हमने कल उसको देखा। अभी नागपुर जो है, उसमें आईपीआर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेटेंट्स की स्पेशल लाइब्रेरी, एकमेव लाइब्रेरी इंडिया की नागपुर में है। और ये पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने खुद 11 साल जॉब की हूँ। और अभी पेटेंट सब डेटाबेसेस के स्वरूप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गए, तो ये पीआईएस का अस्तित्व जो है वो कम हो गया, और इसीलिए उन्होंने इसको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया, और उसको नाम दिया उन्होंने राजीव गांधी एनआईआईपीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। और यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज चलते हैं।
If you are interested in doing some advanced IPR courses, you can contact RGNIIPL. अभी देखिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, वैसे ही कॉपीराइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आता है। आपको आईपीआर के बारे में कुछ भी जानना है तो सबसे ऑथेंटिक साइट है ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज ipindia.nic.in। आप यहाँ पे देख सकते हो पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, GI, RGNI, IPN, ये लिंक्स आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में ई फाइलिंग भी होता है पेटेंट का, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए ये लिंक है। ये पब्लिक सर्च लिंक है। ये पब्लिक सर्च लिंक में से आप इंडिया के आईपीआर के डेटाबेसेस सब सर्च कर सकते हो। और ये जर्नल है पेटेंट जर्नल। देखिए, पहले पेटेंट फाइल होता था तब वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता था, पार्ट 3 सेक्शन 2 में, राइट। लेकिन अभी उन्होंने पेटेंट जर्नल शुरू किया है, तो पेटेंट जब भी फाइल होता है तो लोगों को पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्शंस कुछ है तो वो आने चाहिए लोगों की तरफ से, इसलिए वो पेटेंट जर्नल में पब्लिश किया जाता है। दैट इज वन ऑफ द स्टेप इन ग्रांट ऑफ पेटेंट इन इंडिया, राइट। अगर हम 5 साल का आंकड़ा ले के एप्लीकेशंस कितने फाइल हुए हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि पेटेंट के एप्लीकेशंस का फाइलिंग रेट बढ़ते जा रहा है, डिजाइन्स का भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ट्रेडमार्क है। सबसे ज्यादा पॉपुलर आईपी जो है वो ट्रेडमार्क है। और नंबर देखिए, इट इज इन लैक्स फाइलिंग्स। और जीआई देखिए, देख सकते हो आप, एंड दिस इज कॉपीराइट। ओके, सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। अभी हम थोड़ा पेटेंट के बारे में अ, विस्तृत जानकारी लेंगे। व्हाट पेटेंट इज? Patent is an exclusive right given by the government to the patentee to sell the invention, to use the invention for himself, or to allow others to use the invention. ये हक उसको, ये राइट्स में मिलते हैं पेटेंट, राइट। और ये हक जो होते हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। और इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार ये टर्म ऑफ पेटेंट जो होता है वो 20 साल का होता है। 20 साल के बाद में वो पेटेंट पब्लिक डोमेन में आता है, उसे एक्सपायर्ड पेटेंट कहते हैं। और दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनीबॉडी इन द मार्केट। और ये जो पेटेंट होता है इसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फीस भर के। अगर आप रिन्यू नहीं किए तो वो पेटेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, एनीबॉडी कैन यूज, आपका मोनोपोली राइट खत्म होता है। सो रिन्यूअल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 20 साल का कालावधि है वो कहाँ से पकड़ा जाता है? इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ओके, इट इज टेरिटोरियल राइट। आपको डिसाइड करना है कि आपको वो इन्वेंशन कौन से कंट्रीज में प्रोटेक्ट करनी है। हमारे जो 4 पेटेंट के ऑफिसेस है तो उनको स्टेट्स बांट दिए गए हैं। सो जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शंस इस प्रकार है। चेन्नई के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी। तो ये जगह पे रहने वाले लोग जो है वो अपना पेटेंट चेन्नई में ही फाइल करेंगे। और हम लोग नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, तो हमको मुंबई पेटेंट ऑफिस में ही फाइल करना है। मैं अगर नागपुर में रह के दिल्ली पेटेंट ऑफिस में फाइल करती हूँ तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ओके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग पेटेंटिंग प्रोसेस। देर आर वेरियस एक्ट्स एंड रूल्स, और वो बार बार अमेंड भी होते हैं, जिसके तहत ये यंत्रणा पूरी इंडिया में चलती है। दैट इज पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, geographical indications, copyright and related rights and so on। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है हमारा। अभी आपको क्यूरियोसिटी होगी,
जैसे कभी-कभी आता है कि देखिए 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी कि 100 साल में आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के केवल 47 पेटेंट्स है। ऐसी कुछ न्यूज़ बीच में आई थी, 3-4 दिन पहले की बात है। तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये 2018-19 का स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला है एनुअल रिपोर्ट से। तो देखिए टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो पेटेंट फाइल करते हैं। वो है सबसे पहले आईआईटीज, फिर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर है शुलिनी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी। पांचवें नंबर पे था एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। छठवें नंबर पे था चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। देन भारत यूनिवर्सिटी, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गलगोटियास यूनिवर्सिटी एंड लास्टली 10th नंबर पे था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अभी पेटेंट किसको दिया जाता है? ओके, पेटेंट जो इन्वेंशन होता है उसको दिया जाता है। और इन्वेंशन शब्द की जो व्याख्या है हमारे पेटेंट एक्ट में वो इस प्रकार है। एन इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप यानी कुछ तो भी नॉवेल्टी है उसमें, एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और उसका यूज इंडस्ट्री में होता है, तो उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। देखिए, इन्वेंशन का मतलब है अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अभी देखिए, इन्वेंटिव स्टेप यानी क्या? आप जो एग्जिस्टिंग चीज है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, दैट कैन आल्सो बी इन्वेंटिव स्टेप। उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बताने के लिए मैं आपको केवल एक उदाहरण बताऊंगी। देखिए, आप ये चित्र को देख के समझ जाएंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस होते गई, और हर एडवांसमेंट पे, हर नएपन पे पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीफोन का ही मॉडल है। इज सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये सब चीजें इसमें आती है। इससे मेरे पिया गए रंगू वाला जो मॉडल है वो ये है। नाउ वी आर इन 4G। सही बात है। सो दिस इज एक्चुअली द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, छोटी सी मॉडिफिकेशन भी होती है, यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। अभी देखिए, 2 साल हमने पैंडेमिक को झेला है, और ये 2 साल में काफी नए नए इन्वेंशंस हुए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखिए, ये लिफ्ट है, एलिवेटर्स। ये थाई मॉल है, थाईलैंड का एक मॉल है। उन्होंने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों ने करके ये जो फ्लोर्स के बटन्स है वो पैर में दिए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, हमको सैनिटाइजर पता था, लेकिन सैनिटाइजर स्टैंड ये नई चीज आ गई ड्यूरिंग पैंडेमिक। और यहाँ पे देखिए, ये पैर से ऑपरेट हो रहा है, हाथ से नहीं, राइट। तो ये भी एक नई चीज मॉडिफाई हो गई। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज न्यूज़पेपर का, ये है हितवादा का। सीआर्स इंजीनियर डेवलप्स कॉन्टैक्ट लेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल टू कंटेन कोविड-19। जो हम अटेंडेंस लगाने के लिए थंब करते हैं, तो थंब का इस्तेमाल ना हो, इसलिए उन्होंने स्क्रीनिंग मॉड्यूल किया, कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल। उसके बाद में आप देख सकते हो आईआईटी मंडी मेक्स फेस मास्क फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स टू फाइट कोविड-19। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट भी यूज हो गया, और दूसरी चीज मास्क भी बन गए, राइट। तो इस प्रकार से नए इन्वेंशंस ये पैंडेमिक सिचुएशन में हुए। नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन का अर्थ ये है कि एक चीज का आप एक उपयोग करते हो, उसी चीज का हमने दूसरा कोई उपयोग ढूंढ के निकाला। देखिए, जैसे ग्लू स्टिक है। ग्लू स्टिक क्या करता है कि ग्लू को स्प्रेड करता है, राइट।
तो उस प्रकार से हम बटर स्टिक नहीं बना सकते क्या? दैट इज इनोवेटिव यूज ऑफ द स्टिक। अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ पेटेंट का। देखिए, ये चित्र आप देख सकते हो, ही इज वॉल्टर हंट। और उन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया? उन्होंने सेफ्टी पिन का इन्वेंशन किया। सेफ्टी पिन कितना छोटा सा इन्वेंशन है, राइट? लेकिन 1849 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने उसको पेटेंट ग्रांट किया। और उस वक्त 1849 में ये जो वॉल्टर हंट है, उन्होंने अपने पेटेंट राइट्स को $400 में मार्केट में बेचा। देखिए, यू कैन इमेजिन, ये छोटा सा इन्वेंशन है, लेकिन उस वक्त उसका कीमत क्या था मार्केट में? $400। देखिए, स्पेस नेट नाम का एक यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस है। इट इज ओपन एक्सेस डेटाबेस, आप देख सकते हो उसको। तो उसमें मैंने कीवर्ड्स दिए सेफ्टी एंड पिन। ओके। और सेफ्टी पिन के मुझे यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस में 1126 पेटेंट्स रिट्रीव हुए। ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे से इन्वेंशन में आप और क्या करोगे ताकि आपको 1126 पेटेंट्स मिले हैं? तो ये देख सकते हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिजाइन पेटेंट्स। ठीक है? आप डिजाइन के लिए भी पेटेंट ले सकते हो। सिर्फ फर्क ये है कन्वेंशनल पेटेंट और डिजाइन पेटेंट में, ये टर्म ऑफ पेटेंट, कन्वेंशनल पेटेंट 20 इयर्स होता है, इसका 14 इयर्स होता है। 14 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आता है। और दूसरा फर्क यह है कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पेटेंट को आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। ये डिजाइन पेटेंट को आपको रिन्यू करना नहीं पड़ता, राइट? एक बार मिल गया, 14 साल तक आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ही पुष्पिन, पूरे पुष्पिन कंपनी को पुष्पिन का पेटेंट मिला। और आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने पुष्पिन्स बनाना शुरू किया। और उनका सबसे बड़ा बिग डील था ईस्टमन कोडक कंपनी, $1000 एट दैट टाइम। ओके, 1900। अभी इस बेसमेंट में मैंने पुश एंड पिन ये कीवर्ड्स डाले और मुझे 187 पेटेंट्स रिट्रीव हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द एग्जाम्पल डिजाइन पेटेंट्स। देखिए, छोटी छोटी चीज होती है और इन्वेंशन मन में आता है। हम लोग ऐसे थोड़ा जंगल एरिया में चलते हैं, तो ये जो है, जो मराठी में हम लोग उसको गोपू कहते हैं, ये फल हमारे कपड़ों को चिपक जाता है, राइट? लेकिन एक स्विस स्विस इंजीनियर थे, जॉर्ज टी मेस्ट्रल। तो उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, और इससे उन्होंने बनाया वेलक्रो। और आपको सबको पता है वेलक्रो कितना यूजफुल चीज है, हर इंडस्ट्री में उसका उपयोग किया जाता है। देखिए, पेटेंट सबसे पहले चीज नॉवेल्टी होना चाहिए, वो हमने देखा। नॉवेल्टी में हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखा। दूसरी चीज इनोवेशन देखा, इनोवेटिव यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग, वो देखा। अभी तीसरी चीज जो होती है पेटेंटेबिलिटी की, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। यानी सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ डिवाइस बनाते हो, तो आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? दिस इज बाइसिकल स्टैंड, राइट? इसकी जगह कितनी लगती है? जितनी लंबी आपकी साइकिल है उतनी जगह ये बाइसिकल स्टैंड को लगती है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बाइसिकल स्टैंड ढूंढ के निकाला, दैट इज वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड। दिस इज पॉसिबल, लेकिन इसमें मार्केट एरिया में 50% स्पेस सेव हो गया। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड इट इज पेटेंटेबल।
और फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन टाइम रिलीज टैबलेट्स, मतलब रिलीजिंग द इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इफेक्ट। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो अपना इफेक्ट जो है वो देती है, राइट। कुछ कुछ फनी पेटेंट्स है और कुछ कुछ इंसान के लिए वरदान है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। देखिए फनी पेटेंट्स में ये 1876 में पेटेंट ग्रांट हुआ था, एंड दिस इज मुस्टैच गार्ड। आप देख सकते हो इसको। दूसरा फनी पेटेंट आप देखेंगे एनिमल ईयर प्रोटेक्टर्स, राइट। उसके बाद में पोर्टेबल बाथ कैप्सूल। पेशेंट्स जो होते हैं बेड रीडन, तो उनके लिए ये पोर्टेबल बाथ कैप्सूल होता है। पेशेंट को उसमें डाल दो, बस काम हो जाता है। बाद में दिस इज जस्ट अ फीलर, ऐसा कोई पेटेंट नहीं है। हाँ लेकिन ये पेटेंट है। बियर की बोतल गर्म होती है तो उसके ऊपर में उन्होंने छाता लगा दिया और पेटेंट का नाम दिया बियर प्रेला। ये जूनियर जेल, आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटे बच्चे जो है बहुत उधम मचाते हैं, उनके लिए ये कंफर्टेबल बेड बनाया है जिसमें उनको अच्छे से लॉक किया जाता है। देखिए दिस इज जूनियर जेल। अभी मैं आपको एक बहुत ही वरदान जो है पेटेंट बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज एम्ब्रेस इनोवेशन। एम्ब्रेस इनोवेशन, इसके लिए आपको एक केस स्टडी सुनना पड़ेगा। मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें एक छोटी बेबी आपको दिख रही है। देखिए हुआ ऐसे, ये छोटी बेबी का नाम है आयशा। उसका जब जन्म हुआ तो केवल वो 1.1 केजी की थी, ओके। और प्री मैच्योर बेबी थी वो। एक्चुअली उसके मम्मी और पापा गांव में विलेज में रहते थे, जो शहर से बहुत ज्यादा दूर था, और गरीब फैमिली थी वो। और उनके पहले दो चिल्ड्रन जो थे वो प्री मैच्योर होने की वजह से और उनको मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से उनका डेथ हो गया था। तो उन्होंने थर्ड टाइम पैसे जमाए और सोचे कि इस बार जो भी बच्चा आएगा वो सिटी हॉस्पिटल में आएगा। तो वो सिटी में आए और आयशा का जन्म हुआ, लेकिन आयशा प्री मैच्योर थी। तो 10 दिन के लिए इंक्यूबेटर में लोगों ने रखा, हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन 10 दिन के बाद में उनके पास में जितना भी पैसा उन्होंने लाए थे वो खत्म हो गया। तो अभी बेबी का क्या करें, ओके। तो ये जो एम्ब्रेस इनोवेशन है उसका इस्तेमाल किया गया। जो प्रॉपर हीट मेंटेन होनी चाहिए बेबी के शरीर में, वो इस डिवाइस की वजह से होती है। तो इसमें उसको रखा गया 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद में उसने सफिशिएंट वेट गेन कर लिया, और फिर उसके पेरेंट्स जो है उसको लेके अपने गांव चले गए। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस होते हैं, और लाइफ सेविंग इन्वेंशंस होते हैं। आप उसको देख सकते हो, सिस्टम्स एंड मेथड्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज यूएस पेटेंट। देखिए ऐसे जो कियोस्क होते हैं हॉट नट्स, या आप बहुत जगह ऐसे कियोस्क देखेंगे, तो ये भी एक इन्वेंशन। अभी क्या पेटेंट नहीं होता? देखिए हमारे एक्ट की भाषा में अगर बात करेंगे, जो इन्वेंशन नहीं है वो पेटेंट नहीं होता, और इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी पेटेंट नहीं होता, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का भाग होता है। अभी व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, अगर आप नेचुरल जो हमारे लॉज है उसके अगेंस्ट में जाके कुछ इनोवेटिव चीजें बताती हूँ, तो दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंट नहीं होते हैं, राइट। आपको शालीमार पिक्चर की याद आई होगी, धर्मेंद्र कोहिनूर हीरा चुराता है, उसकी जो ट्रिक्स है दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जैसे जो फॉर्मूले हैं,
these are not patented because it is the matter of copyright. ये सब फॉर्मूले कॉपीराइट कर सकते हैं. Then mere arrangement and rearrangement of two or three technology cannot be patented. And सबसे बड़ी चीज treatment of human beings and animals, be it be medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic, cannot be patented. देखिए, अगर बाईपास सर्जरी का पेटेंट किसी डॉक्टर को मिला तो 20 साल उसका वो मोनोपोली अधिकार हो जाता है. ऐसे दुनिया नहीं चलती है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया है. मैथमेटिकल, बिजनेस मेथड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अल्गोरिथम्स, ये कॉपीराइट का मैटर है, तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाता. आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे सिनेमा है, म्यूजिक है, टेलीविजन प्रोडक्ट्स है, एनिमेशंस है, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स है, ये सब कॉपीराइटेड होते हैं, इसलिए उसका पेटेंटिंग नहीं होता. जैसे आपने गेम जो खेलते हैं, उसकी जो युक्तियाँ होती है, मेथड्स होती है ना, तो एनीबडी कैन प्रैक्टिस एंड मास्टर इन इट, तो उसको पेटेंट नहीं किया जाता. प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेन इज द मैटर ऑफ कॉपीराइट, नॉट पेटेंट. देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए अलग डिवीजन है. एंड इन्वेंशंस विच आर रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी where secrecy directions are given from the nation are not patentable. और सबसे बड़ी चीज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और पार्ट कैन नॉट बी पेटेंटेड. उसके बाद में ट्रेडिशनल नॉलेज कैन नॉट बी पेटेंटेड. जैसे हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, हमें पता है, इट इज एक्चुअली आवर ट्रेडिशनल नॉलेज. इसमें आप पेटेंटेबिलिटी का नॉवेल्टी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो पेटेंट. जैसे आंवला है, आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा है, राइट. तो ये चीज जब हमको पता है ऑलरेडी, और जनरेशन टू जनरेशन हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें नॉवेल्टी प्रूव नहीं होती. इट इज ऑलरेडी नोन टू द पीपल, देयरफॉर ट्रेडिशनल नॉलेज कैन नॉट बी पेटेंट. हाँ, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर कैन नॉट बी पेटेंट. ओके. लेकिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आप कोई डिवाइस बनाते हो, यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट. अभी देखिए, ट्रेंड्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस इन इंडिया अगर आप देखेंगे, तो पुराना है 5 साल पहला, लेकिन एक रफ आइडिया आपको आ जाएगी कि बढ़ते जा रहा है. जो भी एप्लीकेशंस है, एग्जामिनेशंस बढ़ते जा रही है. और देखिए, इसमें से इतना ही ग्रांट हो रहे हैं, भी एक चीज आपको देखना है. और डिस्पोजल इतने सारे पेटेंट्स हो. और ये जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज पेटेंट ग्रांट प्रोसीजर इन इंडिया. ठीक है. तो इसके लिए बहुत डिटेल में एक सेपरेट सेशन लगता है ये फाइलिंग प्रोसीजर बताने के लिए, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल. अगर किसी को पेटेंट करना है, दे कैन कॉन्टेक्ट द पेटेंट ऑफिस. और कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं. देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपीआर में काम करती है. इट इज कॉल्ड एज वाइपो. इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. और वाइपो का ये होम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो. और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, वाइपो आईपीआर के डेटाबेसेस मेंटेन करती है. उसके साथ साथ वाइपो के कुछ कोर्सेस होते हैं, राइट, ऑनलाइन कोर्सेस. तो घर बैठे आप वो कोर्सेस कर सकते हो विथ नॉमिनल फीस. और कुछ कोर्सेज फ्री भी होते हैं, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो आप वाइपो के कोर्सेज कर सकते हैं. ये वाइपो का एक पेटेंट स्कोप करके डेटाबेस है. इसमें मैं केवल सर्च की थी कोविड-19 के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस प्रकार से पेटेंट्स आते हैं. ये यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस का पेज है. यहाँ से आप यूएस के पेटेंट्स डाउनलोड कर सकते हो. देखिए,
एक और ब्रांच है आईपीआर की, दैट इज प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। देखिए, फार्मर अपने खेत में काम करते करते रिसर्च करता है, जो मराठी में हम कहते हैं कि जैसे नवीन वाण शोधून काढतात, राइट। तो उसके प्लांट्स का रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑफिस है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये न्यू दिल्ली में ऑफिस है। और इसका जो एड्रेस है, यूआरएल, इट इज plantauthority.gov.in। और आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैरायटीज होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके दिमाग में कुछ इनोवेशन है, कुछ नया इन्वेंशन है, तो आपको क्या केयर लेनी चाहिए। अगर आपको उसको फाइल करना है, तो सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि ये जो पेटेंट होता है ना, उसमें आप मोनोपोली राइट क्लेम करते हो, राइट। तो आपको एक चीज पक्का पता होना चाहिए कि मेरा जो इन्वेंशन है वो नया है, इसके पहले नहीं हुआ है। तो नॉवेल्टी पॉइंट्स जो है वो क्लियर कट आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये महाशय जो है वो साइंटिस्ट है। और इनके हुलिये से आपको ऐसे लगता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी भर रिसर्च किया है, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या है? बिल, जो सदियों पहले ऑलरेडी इन्वेंट हो गया है। और ये कहते हैं पेटेंट एग्जामिनर्स को कि मेरे इस इन्वेंशन के लिए मुझे पेटेंट ग्रांट करो। इज इट पॉसिबल? ही हैज वेस्टेड ऑल हिज रिसोर्सेज। तो ऐसा डुप्लीकेट इन्वेंशन नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी चीज, कहीं पर भी आप बैठे हो, आप आपका इन्वेंशन सीक्रेट रखो जब तक आप उसको फाइल नहीं करते। ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्त को बताया और दोस्त ने खुद के नाम से पेटेंट फाइल कर दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सो यू मस्ट बी केयरफुल। और एक चीज को सॉल्व करने के लिए, तब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आप, एका अडकित्याने जे काम होतंय त्याच्यासाठी जर का तुम्ही एवढं मोठं मशीन बनवाल, तर त्याला पेटेंट मिळत नाही। मीन्स एक चीज करने के लिए सस्ते और अच्छे तरीके मार्केट में है, और आप बहुत महंगे और कॉम्प्लिकेटेड तरीके बताते हो, तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाता। अभी देखिए, इन्वेंटर को क्लेम लिखना होता है, तो उसके दिमाग में अपने इन्वेंशन के लिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। और एक चीज ध्यान में रखना है। देखिए, पेटेंट ड्राफ्टिंग, इसके लिए स्किल लगता है, आपको अटॉर्नीज एजेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। पेटेंट मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा लगता है, पेटेंट फाइलिंग के लिए आपको पैसा लगता है। इतना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो उसकी डिमांड भी तो उतनी होनी चाहिए। आप सबने थ्री इडियट पिक्चर देखा होगा, राइट। जो लास्ट सीन है उसमें उसका फोटोग्राफर दोस्त उसको कहता है, अरे तू वही वांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहा है। तो आपका इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री वाले आपके पास में आए कि हमको बेचो, राइट। और देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन। अभी यहाँ पे देखिए, ये 3 पैर का ट्राउजर उसने बनाया। नॉवेल्टी तो सिद्ध होगी कि ये कुछ नया है, लेकिन 3 पैर का आदमी कहाँ से लाओगे? वेदर देयर विल बी अ डिमांड फॉर दिस ट्राउजर? तो नहीं। तो आपका इन्वेंशन डिमांडेबल होना चाहिए। आगे चलते हैं कि जो इन्वेंटर होता है, उसको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेंशन की वैल्यू क्या है, राइट। देखिए, मराठी में एक कहावत है, लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र नांदत नाही। पण आयपीआरच्या प्लॅटफॉर्मवरती ते चुकीचं आहे। लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र नांदतात इथे। तुमच्याकडे सरस्वती आहे, त्याला व्यवस्थित प्रोटेक्ट करा, लक्ष्मी आपोआप येते। हॅट्स ऑफ टू दिस मैन, ही इज रघुनाथ माशेलकर, एक सीईओ ऑफ सीएसआईआर। इनका आईपीआर के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने भारत के लिए एक पंचशील दिया था। वो कहते हैं भारत कैसा होना चाहिए। वे कहते हैं भारत में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए, एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए।
कि उन्होंने उसको और एक्सप्लोर किया। और वो कहते हैं क्रिएटिविटी है तो इन्वेंशन दिमाग में आता है, उसमें इनोवेशन है तो उसको पेटेंट ग्रांट होता है। और पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में नहीं जाता तब तक डेवलपमेंट का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो, एज इज नो बार फॉर गेटिंग द पेटेंट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 साल का ये बच्चा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये क्लिपिंग है। 10 साल का बच्चा है, उसने क्या किया, उसने एक फैंटेसी गेम इन्वेंट किया और उसको पेटेंट मिला, राइट। सो एज इज नो बार। अभी जिनके नाम पे मल्टीपल पेटेंट्स हैं उनके कुछ नाम आप देख सकते हो स्क्रीन पे। थॉमस एडिसन सबको पता है, थॉमस एडिसन के नाम पे 1093 पेटेंट्स हैं। एंड योशिरो नकामाट्स के नाम पे 3000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। अभी देखिए ये छोटी सी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, आप कुछ गेस कर सकते हो ये क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज है, इस पे 2 सितंबर से 6 सितंबर भी लिखा है। ये क्या है पता है? फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड खाते हैं ज्यादा, तो ब्रेड का जो पैकिंग होता है उसके ऊपर लगाए जाने वाला ये सील है, राइट। ये छोटी सी चीज के लिए देखिए यूएस में कितने सारे पेटेंट्स दिए गए, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उन्होंने उसमें कितने सारे पेटेंट्स लिए। ये जो पर्टिकुलर पेटेंट है वो प्रेसिडेंट्स पेटेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अब्राहम लिंकन के नाम पे थे, राइट। ये जो है शख्स, इनका सरनेम है पाचोरी वाला, और इनको एनआरडीसी न्यू दिल्ली का बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिल रहा है। तो उनका इन्वेंशन क्या था हम देखेंगे। दिस इज द अवार्ड, एनआरडीसी न्यू दिल्ली का। हर साल वो लोग अवार्ड देते हैं बेस्ट पेटेंट का। और इनका इन्वेंशन ये था कि ये जो केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज थी, तो वो जो गैलन्स केमिकल्स के निकलते थे, तो रास्ते में एक गैंग थी, वो उसमें मिलावट करती थी और उसकी वजह से ये केमिकल कंपनीज बहुत त्रस्त थी। तो इन्होंने ये जो केमिकल का गैलन है उसके लिए एक पिलर प्रूफ क्लोजर बनाया कंटेनर्स के लिए। जो आप प्रेशर देंगे तो इस प्रकार से जाके ऐसा लॉक हो जाता है और वो निकलता नहीं है, निकला तो उसका सील टूट जाता है। सो इसकी वजह से जो मिलावट होती थी केमिकल्स में, तो वो बहुत हद तक रुक गए। तो उस इन्वेंशन के लिए उनको बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिला। आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हो, ये आंख के जैसा लगता है, राइट। लेकिन ये आंख ह्यूमन बीइंग की नहीं है, बिल्ली की है। बिल्ली की आंख जो होती है उसका एक विशेष चीज होती है, उसमें अंधेरे में चमकती है, राइट। तो इन्वेंशंस कैसे, आविष्कार कैसे जन्म लेते हैं उसका एक उदाहरण है। एक महाशय अपने घर पे गए रात को, उन्होंने दरवाजा खोला, बिल्ली कूदी, बिल्ली की आंख चमकी, तो उनके दिमाग में एक इन्वेंशन आया और उन्होंने उसको सही में वास्तव में लाया। और वो चीज है ये, इसका नाम भी जो है कैटाइज है। और रात को हम जब सफर करते हैं तब इसका महत्व जो है कितना बड़ा महत्व है, राइट। वैसे पेटेंट देना है तो इनको भी देना चाहिए, आदि मानव, क्योंकि इन्होंने आग का आविष्कार किया, राइट। सो जब भी आप पेटेंट के बारे में सोचते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसी प्रकार से होता है। देखिए जो ग्रैहम बेल है, उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट जो है वो सबसे पहले फाइल किया, और कुछ दिनों के बाद में a lady went to the same patent office with the same invention। लेकिन
इन्होंने पहले फाइल किया करके इनका नाम अजरामर हो गया, राइट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जबकि आपके दिमाग में ऐसा है कि ये इन्वेंशन हो सकता है, इसको पेटेंट मिल सकता है, तो आपको जितना उसके बारे में नॉलेज है कागज पे लिखिए और उसको फाइल कीजिए। देर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोविजनल पेटेंट फाइलिंग। प्रोविजनल पेटेंट में आप जो भी इन्वेंशन आपके दिमाग में है वो वैसे के वैसे लिख के फाइल कर दो, तो आपको एक डेट ऑफ फाइलिंग मिलती है जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेटेंट जर्नी में। और उसके बाद आपको 12 महीने का समय दिया जाता है टू डेवलप दैट पेटेंट। ठीक है, वो 12 महीने में अगर आपने पूरा डेवलप करके दिया तो वो आगे सफर उसका शुरू होता है, अगर नहीं होता है तो अपने आप वो एबंडेंट हो जाता है। देखिए स्पेस में पेटेंट का सबसे बड़ा डेटाबेस है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के लिए ये डेटाबेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सर्चेबल है, आप सर्च कर सकते हो इसमें। हर एक देश का अपना एक पेटेंट ऑफिस होता है और पेटेंट डेटाबेस होता है। इस प्रकार से पेटेंट में क्लेम्स लिखे जाते हैं 1 2 3 4। ये क्लेम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, राइट। उसी पे मोनोपोली राइट्स आपके क्या है वो डिसाइड होता है। ये नेशनल पेटेंट डेटाबेसेस है कुछ। और जैसे कि मैंने कहा ipindia.nic.in में पब्लिक सर्च में जाएंगे तो ये इंडियन पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन डेटाबेसेस आपको मिलेंगे। और आपको फाइल करना है तो जो रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स है, ओके, तो वो एजेंट्स के नाम भी आपको यहाँ से पता चलेंगे। तो पेटेंट्स को आपने क्लिक किया तो आप पेटेंट सर्च कर सकते हो इंडियन पेटेंट डेटाबेस में। ये हमारा इंडियन पेटेंट है, इसमें आप सर्च कर सकते हो। मैंने कंप्यूटर शब्द डाल के सर्च किया। अपने पेटेंट डेटाबेस का नाम है इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम इन पास। कंप्यूटर के नाम से इतने सारे पेटेंट्स आए, कोई भी एक पेटेंट आपको देखना है तो इस प्रकार से बिब्लियोग्राफिक डेटा आएगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आएगा, राइट। इस प्रकार से यू कैन सर्च। ये पेटेंट जर्नल है जिसमें पेटेंट को पब्लिश किया जाता है। ये फॉर्म्स एंड फीस रिक्वायर्ड है। और ये हिस्ट्री है इंडियन पेटेंट सिस्टम की। ये ई फाइलिंग पोर्टल है इंडियन पेटेंट का। एंड दिस इज द डेटाबेस एंड दिस इज इंडियन पेटेंट। आप देख सकते हो ड्राइंग्स है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स है। ये चार मेन पार्ट होते हैं। अभी आई एम कमिंग टू डिजाइन। देन मतलब द अट्रैक्टिव शेप ऑफ द प्रोडक्ट। Okay. The expression design means only the feature of shape, configuration, pattern, or ornament applied to any article by any industrial process or means, manual, mechanical, or chemical, separate or combined, which in finished article appeals to the eye. मतलब आखिरी में आपकी आंखों को अपील होना चाहिए उसके अट्रैक्टिवनेस। 10 साल के लिए ये मिलता है आपको। और आप 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। ऐसे टोटल 15 ईयर्स के लिए डिजाइन का राइट ग्रांट होता है। डिजाइन का राइट बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको केवल एक स्लाइड बताऊंगी जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज दिस। अब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, राइट, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की है क्या? हर एक ब्रांड के बॉटल का शेप अलग है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसको डिजाइन में प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे पेन। पेन के हजारों डिजाइन आपको मिलेंगे। टूथब्रश, ओके, देन चप्पल्स, then you can see wallets, okay, this is iron, scissor, combs. Okay, these are consumer products. Even pharmaceutical products can also be protected under this design. Then textile and jewelries, you can see.
Then these are the examples of toothbrush, right? और ये हमारा डिजाइन का डेटाबेस है जिसको आप सर्च कर सकते हैं. Now I am coming to the most popular intellectual property, that is trademark. What trademark is? Trademark is a visual symbol in the form of a word, a device, or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others. देखिए आप जो ट्रेडमार्क्स वर्ड्स और लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो. एप्सन, बाटा, गोदरेज, पेप्सी, IBM. अभी देखिए अगर आप आंख बंद करेंगे और गोदरेज शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपके आंखों के सामने गोदरेज का जी ये ऐसे ही आएगा. दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क on the mind of the customer. Okay? ट्रेडमार्क इतना मतलब मार्केट वैल्यू का सिंबल है. कुछ ट्रेडमार्क जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं. दे यूज लोगोस एज वेल एज लेटर्स जैसे सिलिकॉन ग्राफिक्स, सन, जावा, डिजिटल. कुछ ट्रेडमार्क्स ऐसे होते हैं जिसके साथ में पंच लाइन्स होती है, टैग लाइन्स होती है. जैसे बर्डी का मूनलाइट फोटो स्टूडियो, बहुत पुराना फोटो स्टूडियो है वो, बहुत फेमस है. वहाँ पे देखिए स्टील लेटर्स चिपकाए हुए हैं और मैसेज उसमें टैगलाइन ये है, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल एंड इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी. वैसे ही बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स की टैगलाइंस होती है. इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लाई हूँ. दैट इज लाइफ इज गुड, इट इज LG. इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार. कनेक्टिंग पीपल, इट इज नोकिया. द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, इट इज HSBC. देन अच्छा लगता है, इट इज क्लब HP. देन इट्स ऑल अबाउट इमेजिनियरिंग, L&T. जाओ तो जानो ट्रूली एशिया, इट इज मलेशिया टूरिज्म. टेस्ट भी, हेल्थ भी, इट इज मैगी नूडल्स. राइट. सो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लला, टाटा स्काई. ठंडा मतलब कोका कोला, प्योर फॉर श्योर. So this is also a part of the trademark, right? I'm loving it. It is McDonald's M Arch. Then कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स में पिक्चर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल होता है जैसे MSN बटरफ्लाई और लोगोस. अभी देखिए एप्पल का ये जो लोगो है, ये फ्रूट है एप्पल जिसका एक हिस्सा ऐसा टूटा हुआ है. इसका और कंप्यूटर का कोई संबंध नहीं है. लेकिन ये जो आवाज नाही येत बाद आहे में, मॅडम. हेलो, हा मॅडम हा आता आवाज येतोय. आवाज नाही येत मधात आहे. थोडा नव्हता येत. आता येतोय मॅडम. आता येतोय ना? ठीक है हा. ना? हो, हो. जस्ट 1 सेकेंड. So these are sound marks. देखिए साउंड मार्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ. ये विंडोज जब ओपन होता है तो एक पिक्युलर साउंड होता है, राइट? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ साउंड मार्क. ये पूरे न्यूज चैनल्स के ट्रेडमार्क्स है, आप देख सकते हो. NDTV एंड आज तक एंड वर्ल्ड. अभी मैं आपको ट्रेडमार्क का वैल्यू बताने की कोशिश करती हूँ. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉटल है और आप रेल जर्नी कर रहे हो. ये जर्नी में मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज
प्योर मिनरल वाटर आपको मैं सिर्फ ₹5 में दे रही हूँ, आप लोगे? नहीं लोगे। लेकिन अभी आप ₹20 देके ये बॉटल खरीदोगे, राइट? दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ दिस लेबल। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो शुद्ध मिनरल वाटर है, लेकिन वो अगर आपने ₹5 में खरीद लिया और पी लिए, आपके दिमाग में वही चलेगा, अरे मैंने वो पानी पिया, वो कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं होगा। दिमाग में शक रहेगा। लेकिन ये बॉटल में कैसे भी पानी रहने दो, आपका दिमाग शांत रहता है। भले खराब पानी रहे, लेकिन बिस्लेरी का पानी पिया है यार, मुझे कुछ नहीं होता। दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क इन आवर माइंड। अभी देखिए, जब प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ओनर कभी भी सेल कर सकता है, राइट? तो ऐसे ही एक ऑप्शन हुआ था कि बोली लगी थी पॉपुलर ट्रेडमार्क्स की। तो टॉप 4 जो थे वो इस प्रकार थे उस वक्त में। थोड़ा पुराना सर्वे है, लेकिन हमको वैल्यू पता चल जाएगी। कोका कोला सबसे पॉपुलर था, $68.9 बिलियन में इसकी बोली लगी थी। सेकेंड नंबर पे था माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड नंबर पे IBM और फोर्थ नंबर पे नोकिया था। तो इस प्रकार से देखिए, किंगफिशर का लोगो भी बेचने के लिए आया था, लेकिन उनका रेपुटेशन मार्केट में जो था वो अच्छा नहीं था। ट्रेडमार्क, राइट? वाई बिस्लरी? क्योंकि हमारे दिमाग में फिट बैठा है, बिस्लरी हैज वैल्यू, इंटरनेशनल लेवल का रेपुटेशन है। सबसे बड़ी चीज मेरा उस पर विश्वास है, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है, ब्रांड है, तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से इंफ्रिंजमेंट अगर होता है तो उससे आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट हो सकते हो। जैसे इंफ्रिंजमेंट के कुछ केसेस बताती हूँ। अदिदास, अभिबास, आउटलुक, आउटलुक, ठीक है, आउटलुक फेमस मैगजीन है अंग्रेजी का। सेम रेड एंड व्हाइट कलर को यूज करके देवनागरी में लिखा। पीपल मे गेट कंफ्यूज्ड कि ये आउटलुक का ये हिंदी वर्जन तो नहीं, लेकिन ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से ट्रेडमार्क्स का वायलेशन होता है। अभी हमारा जीवन ट्रेडमार्क में कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। मैं रीड करती हूँ, आप एंजॉय कीजिए उसको। 6 AM अजेंटा सिटीजन, 6:30 AM कोलगेट क्लोजअप, 7:30 नेस्कैफे ताजमहल रेड लेबल ताजा, 8 AM डेटॉल लाइफ बॉय लक्स सिंथॉल, 8:30 किसान फ्रूट जैम मैगी टोमेटो केचप केलॉग्स, 9 मारुति सुजुकी हीरो होंडा TVS टोयोटा, 9:30 IBM Lenovo SCL HP, 10:30 Yahoo Reddit Gmail Hotmail, 11:30 Canon Fax Intercom, 1:30 McDonald's Domino's Pizza Hut Sagar Ratna, 6 PM PVR Cinema Zero, 8 PM Sony Star Plus Discovery CNN, 10 PM Good Night All Out Check। दिन भर हमारी दिनचर्या में ट्रेडमार्क रोल निभाता है। These are some of the marks from petrochemical industry: Bharat Gas, Indian, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum. There are various types of trademarks. एक होता है सर्विस मार्क, ETTC। ये कुरियर सर्विस है, ये हमको प्रोडक्ट नहीं देता, इसीलिए उनका जो ट्रेडमार्क होता है वो सर्विस मार्क के नाम से जाना जाता है। देन एक होता है ISI मार्क, इट इज सर्टिफिकेशन मार्क, इट एंडोर्सेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और वेल नोन मार्क्स में मर्सिडीज है ना, वेरी फेमस इन द मार्केट। ओके, अभी ये जो सर्विस मार्क्स होते हैं उसके पूरे रूल्स कायदे जो है वो पूरे ट्रेडमार्क की ही होते हैं। और होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, एयरलाइंस है, लॉन्ड्रीज है, तो इन सब के ट्रेडमार्क को हम सर्विस मार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? वो इसलिए है कि इनिशियली आपको 10 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और हर 5 साल के बाद में आप उसको रिन्यू कर सकते हो। यू कैन रिन्यू द ट्रेडमार्क जनरेशन टू जनरेशन, राइट? वो पेटेंट के जैसा नहीं है कि 20 साल के बाद में पब्लिक डोमेन में आएगा।
वो डिजाइन के जैसा नहीं है जो 10+5 का मॉडल फॉलो करता है। ट्रेडमार्क आप जनरेशन टू जनरेशन रिन्यूअल कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट पॉपुलर। देखिए ट्रेडमार्क का वायोलेशन कैसे होता है, कैसे फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। वैसलीन सेम कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेम कलर कॉम्बिनेशन की डीपी यूज करके वैसलीन, न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलाइन, वैसेटोलाइन, ब्लू स्टार वावोलिन, इस प्रकार से भी प्रोडक्ट दे क्लेम के ये वैसलीन का प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं होता, दैट इज द इंफ्रिंजमेंट। उसके बाद में एक बहुत फेमस केस हुई थी इंफ्रिंजमेंट की ट्रेडमार्क की, दैट वाज लैक्मी। देखिए लैक्मी इंटरनेशनल कंपनी है, सौंदर्य प्रसाधन बनाती है। एक दूसरी कंपनी जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने लगी, उसने अपने ब्रांड का नाम लिखा लाइक मी। ओके, तो लोग कंफ्यूज हो गए और लैक्मी समझ के लाइक मी को घर लेके जाने लगे। तो लैक्मी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, तो उन्होंने कोर्ट में केस किए और कोर्ट ने क्या बोला, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, the two words are also phonetically similar, and there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers. So the injunction was made permanent. कंपनी को ताला लगाया गया और लैक्मी को उनको बहुत सारा हर्जाना देना पड़ा। सेम इज हैपेंड विथ कोलगेट। सेम रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए डेंटल क्रीम दूसरी कंपनी ने बनाई और ब्रांड का नाम लिखा कोलिजेट, which is phonetically similar with deceptively similar letters in white and red background. तो ये भी केस कोर्ट ने ये की, राइट। अभी देखिए ये जो ट्रेडमार्क होता है, ये ट्रेडमार्क का पेज है आईपी इंडिया का, आप यहाँ से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। ये टीएमआर ऑफिसेस है और उनकी ज्यूरिस्डिक्शंस जो है वो यहाँ पे दिए हैं। ये ट्रेडमार्क का रजिस्टर है हमारा इंडिया का। इसमें मैंने GOD, मुझे गोदरेज सर्च करना था, तो ये तीन की ये लेटेस्ट लिए, तो देखिए ये इतने सारे ट्रेडमार्क्स आए। ये गोदावरी ट्रेडमार्क है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट जो है ट्रेडमार्क का आपको यहाँ पे दिखता है, एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह। ओके, वैसे ही एप्पल के आप देख सकते हो इतने सारे ट्रेडमार्क्स है। ओके, और वाइपो जो है वो ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल डेटाबेस मेंटेन करता है, मैट्रिक एक्सप्रेस। ये डेटाबेस सर्चेबल है, मैंने होल्डर के नाम पे माइक्रोसॉफ्ट देख के सर्च किया और माइक्रोसॉफ्ट के नाम से 85 ट्रेडमार्क्स है। और इसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगी जिसको आप पहचानते हो, सी दिस वन, ये माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। Now I am coming to the fourth intellectual property, that is geographical indications. Okay, when the product is known by its geographical area, it is also protected under IPRs. For example, आपको बता दूं, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग is the name of the place. नागपुरी संतरा, चंदेरी सारडी, मैसूर रोजूर इमली, then कोल्हापुरी चप्पल, then सोलापुर चद्दर, कुलू शॉल, मैसूर सैंडल सोप, देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे बासमती, नेल्लोर, पंजाब और एमपी का गेहूं, देन फ्रूट्स में नागपुर ऑरेंज, अल्फांसो मैंगो, देन यू कैन सी कुर्क ऑरेंज, मलबार पेपर, टेक्सटाइल्स में पोचमपल्ली इकैट, कांचीपुरम साड़ी, कोटा डोरिया, देन दिस इज कोटा डोरिया, चंदेरी साड़ी ऑफ गुना, देन मैसूर सिल्क, कांचीपुरम साड़ी, सोलापुर चद्दर, देन कुलू शॉल, देन फूडस्टफ्स में यू कैन सी बीकानेरी भुजिया, आंध्रा पिकल्स, लोनावला चिक्की, तिरुनावेली हलवा, आगरा पेठा, स्विच चॉकलेट्स, Spurg orange, this is banana, Nanjana good, this is Kangra tea, this is Darjeeling tea,
ये हमारा सबसे पहला जीआई है, दार्जिलिंग टी। देन मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सैंडल सोप। देन ये स्पेशल मिरर है, मेटल मिरर। इट इज अरानमुला कन्नडी। देन चेन्नई के पास में एक छोटा विलेज है चन्नापटना, वहाँ के टॉयज फेमस है, चन्नापटना टॉयज। देन ये मैसूर का रोजवुड इनले। ये कोयम्बतूर का वेट ग्राइंडर, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो पत्थर है, पीसा जाता है। देन तिरुपति का लड्डू, बालाजी का लड्डू, उसका भी जीआई बना है। देन गोवा की फेनी, देन शैंपेन, स्कॉटलैंड की विस्की। और ये जीआई का ऑफिस जो है हमारा, वो एक ही ऑफिस है इंडिया में, चेन्नई में है। ये उसका पेज है आईपी इंडिया की साइट में। और रजिस्टर्ड जीआईस को अगर आपने क्लिक करेंगे तो डेटाबेस आएगा। आप एक लुक ले सकते हो कि क्या क्या अभी तक हुआ है रजिस्टर्ड, और कौन से राज्य से हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर मोर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। आप देखेंगे ये जो जीआईएस है वो 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं: एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड एंड फूडस्टफ्स। ये कुछ एग्रीकल्चरल जीआईएस है जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। दिस इज पलाकड़न मट्टा राइस ऑफ केरला। दिस इज Mysore betel leaf of Karnataka. Then Malabar paper, Mysore jasmine, Udupi jasmine, Kurk green cardamom of Karnataka, Alepilli ग्रीन कार्डमम। और जो जैस्मिन है वो मैसूर, उडुपी और हड़ागली के हैं। दिस इज नागा मिर्चा। और आम का सीजन चल रहा है तो आम के बारे में भी बता दूं आपको। दिस इज लक्ष्मण भोग ऑफ वेस्ट बंगाल। खिरसापति है हिमसागर का। पासली मैंगो है मालदा का। एंड दशहरी है यूपी का। राइट। सो ये सब एग्रीकल्चरल रजिस्टर्ड जीआईस है। एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, दिस इज येवला's पैठणी। देन दिस इज महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, पुणेरी पगड़ी, भुसावल का केला, नागपुर का संतरा, लोनावला की चक्की, नासिक के अंगूर, एंड दिस इज कोल्हापुरी साज। ये कुछ महाराष्ट्र से जीआई है। जब जीआई फाइल किया जाता है तो वो कोई ऑफिस, कोई व्यापारी संघ के द्वारा फाइल किया जाता है। कोई इंडिविजुअल इसको फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इट इज टेरिटोरियल राइट। अभी देखिए, जब भी ये फाइल होता है तो वो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जर्नल में ऑब्जेक्शंस के लिए पब्लिश कर दिया जाता है। अभी आप देखेंगे दीज आर सम ऑफ द रजिस्टर्ड जीआईस। दीज आर ऑल रजिस्टर्ड जीआईस। आप थोड़ा सा एक लुक इस पे देंगे। देखिए टेम्पल ज्वेलरी जो है वो नागर कॉइल की है। राइट। देन आप देखेंगे कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, ये इस प्रकार से दिया जाता है। मैसूर सिल्क, इट इज रजिस्टर्ड जीआई। देखिए ये जीआई नंबर इज 11। और इसको रजिस्ट्रेशन कैसे स्टेप वाइज हुआ उसका ये पूरा जर्नी यहाँ पे दिया जाता है। ये गोवन फेनी जो है वो एप्लीकेशन नंबर 120 है। और जो पेंडिंग है अभी भी वो है बासमती राइस। एक्चुअली बासमती राइस का कंट्रोवर्सी जो हुआ था उसकी वजह से जीआई का कंसेप्ट आया इंडिया में। बासमती राइस का पेटेंट लिया गया था यूएस में टेक्समती के नाम से। और उसको वापस लाने के लिए हमने जद्दोजहद की, उसको वापस लाया। और फिर हमारे पास में उस वक्त प्रोडक्ट पेटेंट की सुविधा नहीं थी तो हमने सोचा कि उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के, राइट। अल्फांसो मैंगो पेंडिंग था लेकिन उसका हो गया कुछ महीने पहले। जैसे हैदराबादी बिरयानी अंडर एग्जामिनेशन है अभी। दिस इज द लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ माय दिस सेशन। देखिए भारत देश सुजलाम सुफलाम है, रिच इन हेरिटेज, रिच इन कल्चर है। और हमारा जो है ये ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5000 ईयर्स है। और सबसे बड़ी चीज इंडिया में स्क्रिप्चर्स है।
4 वेदास, 108 उपनिषदस, 2 एपिक्स। हमारे पास धर्म ग्रंथ है, जैसे भगवद गीता है, कुरान है, बाकी धर्म के ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्रास है, 18 पुराणास है, मनुस्मृति है, कौटिल्य शास्त्र है एंड स्मृति है। ये सब हमारे डॉक्यूमेंटेड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है। और आपको एक चीज बता दूं, हमारा देश इतना सुजलाम सुफलाम है, क्लाइमेटिक जोन्स है, और उसमें से 16 हमारे भारत देश में है, राइट। हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे पास में 47,000 स्पीसीज प्लांट्स के हैं और 81,000 स्पीसीज एनिमल्स के हैं। तो ऐसा अपना सुजलाम सुफलाम देश है। और हमारे पास में बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, लेकिन वो ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसका ओरिजिन ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पे मानकापुर में एक आदमी है, तो कॉलर बोन जब टूटता है तो उसके ऊपर वो लेप लगा देता है, क्योंकि कॉलर बोन जब टूटता है तो आपको हाथ ऐसे पकड़ के ही रहना पड़ता है जब तक वो जुड़ता नहीं। लेकिन वो जो लेप लगाता है तो उससे वो कॉलर बोन जल्दी जुड़ता है। तो वो उसके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है। कभी कभी वो नॉलेज वो शेयर नहीं करता, और वो पर्सन की डेथ के बाद में वो नॉलेज लुप्त हो जाता है। तो ये सब हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और इसका फायदा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया, और कॉन्सेप्ट आया बायोपायरेसी का। उसके पहले बता दूं कि हमारी जो मेडिसिनल सिस्टम है वो आयुष से बनी है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। और इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है दैट इज आयुर्वेदा, बहुत रिच सिस्टम है, राइट। अभी हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको धीरे 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 वेस्टर्न कंट्रीज ने बायोपायरेट करना शुरू किया। दैट मीन्स स्टीलिंग ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स। देखिए 2002 में 80% ऑफ 4896 रेफरेंसेस इन इंडिविजुअल प्लांट बेस्ड मेडिसिनल प्लांट्स इन यूएसए रिलेटेड टू जस्ट 7 मेडिसिनल प्लांट्स। 2002 में यूएस के पेटेंट्स की जो रेफरेंसेस थे उसमें हमारे इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स 7 का उल्लेख था। लेकिन 2004 में 15,000 हो गया और 2005 में 35,000 हो गया। इस गति से बायोपायरेसी बढ़ते जा रही थी। और सबसे बड़ा केस हुआ हल्दी का। देखिए 1995 में सुमन के दास एंड हरिहर कोहली, जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस है, उन्होंने मिसिसिपी मेडिकल सेंटर जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और हल्दी का पेटेंट ग्रांट हुआ। कब हुआ? नंबर देखिए, ये है इन 1995 फॉर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक। और जैसे ये पेटेंट ग्रांट हुआ, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे निर्भर आ गए, क्योंकि दैट इज द मोनोपोली राइट ऑफ यूएसए नाउ। तो इसके लिए सीएसआईआर को बहुत झगड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए कि हल्दी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, और उन्होंने 32 ऐसे रेफरेंसेस दिए कोर्ट में हल्दी को छुड़ाने के। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट एविडेंसेस मेरे पास में है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सी, दिस इज समथिंग रिटन इन उर्दू, ओके। ये कब लिखा गया? 1879 में। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें कुछ तो भी लिखा गया है। तो ये 2 और ऐसे ही और 30 रेफरेंसेस उन्होंने कोर्ट को दिए। जो पहला था उसका ट्रांसलेशन ये है, उर्दू में लिखा हुआ। हल्दी हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर क्योर्स जॉन्डिस, देन दिस इज वुंड हीलिंग। देखिए, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने पेटेंट दिया यूएस को हल्दी का, राइट। बट दिस थिंग वाज रिटन इन 1879 बाय मौलवी नूर करीम, और पेटेंट दिया गया 100 साल के बाद 1995 में। तो नॉवेल्टी क्या रही उसमें? हमको 100 साल पहले तुम्हारे पता था कि हल्दी में
एंटीसेप्टिक का गुणधर्म है, वो वुंड हीलिंग में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। दूसरा जो सबूत था उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, हल्दी आई ऑइंटमेंट लिवर अफेक्शंस देन एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक वुंड हीलिंग। दिस वाज रिटन इन 1867 बाय मोहम्मद अब्दुल सत्तार। तो ऐसे 32 एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स देने के बाद में क्लेम्स 1 to 6 आर कैंसल्ड और वो पेटेंट जो है वो रिवोक हो गया। दैट पेटेंट वाज रिवोक्ड, कैंसल्ड। ओके, तो ऐसा आप क्या क्या वापस लाओगे? आपका आंवला जाएगा, नीम के बहुत सारे पेटेंट्स यूरोपियन डेटाबेस में आपको मिलते हैं। उसके बाद में आपका जो है बाबुड़, बाबुड़ गेलं, बाकी मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, तो कहाँ-कहाँ आप लड़ोगे और कहाँ-कहाँ कितना-कितना वापस लाओगे? तो इसके लिए नीम की भी केसेस हुई है, बायोपायरेसी की, इल्टा केसेस हुई है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की अंडर निस्केर। निस्केर सीएसआई का हेडक्वार्टर है, राइट? तो उन्होंने क्या किए, तो जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, इसके जो बाइबल्स कहते हैं ना हम, जैसे आयुर्वेदा में चरक संहिता है, तो ऐसे जो फंडामेंटल बुक्स है वो बुक्स सब एक्सपर्ट्स को दिए और उनको कहा है ये बुक्स को आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, जहाँ पे भी इंडियन मेडिसिनल प्लांट का आपको उल्लेख दिखता है उसकी एक एक एंट्री बनाओ। तो ये एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से काम किया और तकरीबन 2,10,217 ऐसी एंट्रीज बनाई जो टीकेडीएल में पब्लिश की गई। और वो पूरे पेटेंट ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा कि जब भी आप पेटेंट एग्जामिन करोगे तब आपको ये हमारा डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया है उसको देखना है, उसमें अगर उल्लेख मिला यू कैन नॉट ग्रांट द पेटेंट। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस 1200 का हमें एक्सेस मिलता है, बाकी एक्सेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव पर्सन्स को देती है। दिस इज टीकेडीएल पेज, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसमें आप सर्च कर सकते हो 1200 फॉर्मुलेशंस का। मैंने मलेरिया कीवर्ड डाला इसमें और मलेरिया के लिए मुझे इतने सारे एंट्रीज आई, मतलब इतने सारे प्लांट्स का इस्तेमाल मलेरिया में होता है आयुर्वेदा में क्योर करने के लिए। और टीकेडीएल की वजह से क्या हुआ, टीकेडीएल की वजह से ये सब जो बायोपायरेसी करते थे ये सब ऑफिसर्स प्रॉब्लम में आ गए, ग्रांट किए हुए पेटेंट्स भी रिवोक हो गए और ड्यूरिंग ग्रांट भी बहुत सारे रिजेक्ट हो गए। एंड दैट वाज एक्चुअली द अचीवमेंट ऑफ आवर टीकेडीएल इनिशिएटिव। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल पीपल में होता है, राइट? और आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे ट्राइबल सेटिंग्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइबल्स इन द कंट्री ऑक्यूपाई अबाउट 18.74% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। और हमारे पास में जो ये है प्लांट स्पीसीज, उसमें से 8,000 स्पीसीज मेडिसिनल है, आप देख सकते हो। और अलग अलग पैथी में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, मॉडर्न पैथीज में इन प्लांट्स का उपयोग होता है। अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सोसाइटी पे क्या असर हुआ ये ट्रेडिशनल नॉलेज का। तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, केरला में एक कानी करके ट्राइबल है। तो जम्मू एंड कश्मीर आरआरएल जम्मू के एक साइंटिस्ट थे पुष्पगदन। वो 1987 में केरला के जंगल में एक्सकर्शन के लिए गए उनकी टीम। केरला में कानी ट्राइब जो है उनका काम और रोजगार ये है कि जो भी पर्यटक आते हैं उनको जंगल में राह दिखाना। ओके, तो 1987 में पुष्पगदन की टीम पहुंची, उन्होंने वहां से दो कानी ट्राइब के पर्सन साथ में लिए और वो जंगल में चले गए एक्सकर्शन के लिए। थोड़ी देर के बाद में उनको भूख लगी तो उन्होंने अपना जो टिफिन लाए थे वो निकाले और उन्होंने कुछ फूड ऑफर किया वो दो यंग कानी मैन जो थे उनके साथ में। देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, तो उन्होंने रिफ्यूज किया फूड लेने के लिए और वो एक पेड़ के पास में गए और उसके फ्रूट्स निकाल के उन्होंने खा लिए। ऐसे एक दो बार हुआ।
तो नेचुरली ये साइंटिस्ट है, उनको लगा कि ये क्या खा रहे हैं, तो उन्होंने उनको पूछा आप ये क्या खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये खाने से हमें थकान नहीं महसूस होती और हम और 5 मील आराम से चल सकते हैं। तो उन्होंने सैंपल लिए और वो जम्मू वापस चले गए। ये वो प्लांट था, आप देख सकते हो। और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो उनको एंटी फटीग प्रॉपर्टी उसमें दिखाई दी और भी 2 प्रॉपर्टीज दिखाई दी। उन्होंने उसके ऊपर 3 पेटेंट फाइल किए, वो पेटेंट ग्रांट हुए और पेटेंट का उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया। और 7 साल के बाद में एक प्रोडक्ट आया जीवनी करके, जो एंटी फटीग और शक्तिवर्धक था, राइट। तो जीवनी प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। अभी देखिए फायदा किसको हुआ, जीवनी मार्केट में लाया उस कंपनी को, पुष्पगदन को, पुष्पगदन के इंस्टीट्यूट को फायदा हुआ, राइट। व्हाट अबाउट कानी ट्राइब? हेलो, हेलो। यस मैडम। एम आई ऑडिबल? यस 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 मैम। कानी ट्राइब को क्या फायदा हुआ, जिनका वो ओरिजिनल ट्रेडिशनल नॉलेज था। तो ये चीज एक एनजीओ ने केरला गवर्नमेंट के ध्यान में लाई और केरला गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत पॉजिटिवली लिया और एक सेटलमेंट हो गई। उनको लमसम उस वक्त में 6,50,000 कानी ट्राइब को दिया गया एंड दे आर नाउ रेगुलरली गेटिंग 50% ऑफ रॉयल्टी। देखिए इस इनिशिएटिव फायदा उस कानी ट्राइब के लिए क्या हुआ। पहले उनके घर ऐसे थे, अभी वो ऐसे पक्के घरों में रहते। पहले उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, अभी उनका लाइफस्टाइल ऐसा। So friends, this is all about the fundamentals of IPR. And I will stop over here. तो आप आराम से पूछ सकते हो। I will try to answer it. थैंक यू सो मच मैडम। किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन, एनी डाउट? वन क्वेश्चन इज देयर मैडम। हाँ बोलो सर। मैडम ये पेटेंट रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसीजर है, यानी इंडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे अपने नागपुर में भी पेटेंट ऑफिस है शायद, हाँ ना, तो हाँ तो उसकी प्रोसीजर। हाँ देखिए एक्चुअली नागपुर का पेटेंट ऑफिस जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन आपको अगर पेटेंट फाइल करना है तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस में करना पड़ेगा। आप नागपुर से हो ना? मैडम यस, हाँ नागपुर हाँ से हूँ तो मैडम। तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। जो मैंने ip.india.nic.in साइट बताई, उसमें आप सर्च कीजिए पेटेंट ग्रांट प्रोसीजर। तो वो एक लंबा प्रोसीजर रहता है और उसके लिए कुछ अटॉर्नीज है, लॉयर्स है जो आपको मदद करते हैं, राइट, ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट वगैरह के लिए उनकी फीस होती है। तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेटेंट ड्राफ्ट कैसे होता है, पेटेंट डॉक्यूमेंट कैसे होता है, वो थोड़ा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, राइट। यस मैडम यस। हॅलो मॅडम. यस सर। मॅडम एक प्रश्न होता की मॅक्सिमम बायोपायरसी जी होते त्याच्यामुळं आपलं जे नॅचरल रिसोर्सेस वगैरे राहिले सर सर बाहेर आवाज नाही जातात, येत आहे. जसं हॅलो मी म्हटलं सर जसं आवाज नाही येत आहे. बायोपायरसी होते. हॅलो हा बायोपायरसी हॅलो बद्दल मॅडम. तुमचा प्रश्न आहे, पण आवाज क्लिअर नाही आहे. मॅडम, मनोज सर हॅलो. तुमचा आवाज मला येतोय, कदाचित मॅडमला नसेल जात. थोडं जोरात बरं बरं मी बोलाल? सांगतो मॅडम, तुम्ही विचारून घ्या. हां. बायोपायरसी जी होते त्या बायोपायरसीमुळे ऍक्च्युली आपले नॅचरल रिसोर्सेस बाहेर देशात जास्त जातात. ते सत्य आहे, म्हणजे जसं टर्मरिक झालं किंवा बासमती झालं, तर हे बायोपायरसी म्हणजे रोखण्यासाठी काही गव्हर्नमेंटचे काही स्ट्रिक्ट रूल्स रेग्युलेशन आले आहेत का? ओके. मॅडम आवाज येतोय? नाही, मला त्यांचा काहीच आवाज नाही आलाय. तुझा येतोय? बरं, हां, ते म्हणतात आहे की बायोपायरसी जशी होते, जसं तुम्ही हळदीचं एक्झाम्पल दिलं, हा. तर त्याला थांबवण्यासाठी गव्हर्नमेंटचे असे काही रूल्स आहेत का? हो आहेत ना, यू कॅन चॅलेंज ना. ओके. मनोज सर, मॅडमचा आवाज येतोय? पेटेंट ट्रिब्युनल्स असतात. तुम्हाला जसं काही ऑब्जेक्शन्स घ्यायचे असतील तर तुम्ही तिथे
गेस करू शकता ना? नाही नाही, आपल्या तर लोकल नागपूर लेवलवर काही आहे का? आपल्याला जसं एखादी गोष्ट माहीत पडली तर आपल्या नागपूरला वगैरे असं काही आहे का जिथं जाऊन आपण हे सांगू शकतो की असं असं मटेरियल हे आपल्या भागाकडचं आहे? म्हणजे रिजनल सेंटर आहेत की डायरेक्ट आपल्याला सेंट्रलकडेच हे कंप्लेंट करायचं? मॅडम ते दीदी म्हणत होते की रिजनल सेंटर्स आहेत का की आपल्याला डायरेक्ट गव्हर्नमेंटकडेच कंप्लेंट करावी लागते आहेत ना, सेंटर्स आहेत ना, ट्रिब्युनल्स आहेत. ओके, येस ओके. ठीक आहे मॅम. अजून काही प्रश्न आहे? ओके. मॅडम आपण इथे थांबूया फर्स्ट सेशन आणि हो. दुसरं सेशन मॅडम आपण 12:30ला सुरू करू, कारण की यांना मग ब्रेक खूप लेट होईल, कारण की नंतर यांचं कंटिन्युएशनमध्ये व्हॅलिडिक्टरी प्रोग्राम आहे. तर सध्या यांना थोडा रिफ्रेशमेंट ब्रेक द्यायचा आहे. तर आपण 12:30ला नेक्स्ट सेशन सुरू करूया. 12:30 म्हणजे हां 2 वाजतील ना मला? 2 वाजता होईल, ते संपेल. ठीक है, ठीक है, ओके. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स आप अभी ब्रेक लीजिए, अपना नेक्स्ट सेशन 12:30 बजे शुरू होगा और वो 2 बजे खत्म होगा और उसके कंटिन्यूएशन में ही अपना आधे घंटे का वगैरह वैलिडिक्टरी प्रोग्राम रहेगा. ठीक है, तो आप Yes, अभी madam. थोड़ा सा लंच या तो कुछ रिफ्रेशमेंट ले लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम 12:30. आता मी मीटिंग एंड करते, हे सेव्ह करण्यासाठी मी थोड्या वेळाने परत मीटिंग सुरू करते. ओके मॅम. ओके. Okay, madam.